हेलो व्यूअर्स। आज की इस पीरियड में नरेशन की चैप्टर्स को मैं आपके साथ लेकर आया हूं और आप लोगों ने नरेशन जो कि शुद्धता को सिखलाने का काम करता है, इस क्रम में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम असर्टिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं, हम लोगों ने सीख लिया है। उसका प्रैक्टिस भी आपने करी है। आप जानते हैं कि अंग्रेजी की दुनिया में 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, ये आप बखूबी समझ चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को। इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में हम कैसे चेंज करें, इसका क्या उपयोग है, इसे हम कैसे यूज करते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी आज की इस एजुकेशनल वीडियो में आप प्राप्त कर सकेंगे। नरेशन को चेंज करने के क्रम में आपको याद होगा कि हम लोग 3 चीजों को चेंज करते थे और उसका नाम था शॉर्ट में टीपीटी। T for tense, P for person, and again T for time. And that is already inside in your brain. If you don't keep it up inside in your brain, it will be impossible to change the sentence from direct to indirect. Therefore, without wasting the time, let us understand and learn when the sentence is imperative in direct form, how we will change it into indirect one. सवाल ये उठता है कि इंपरेटिव सेंटेंस जब आप कहते हैं, हर सेंटेंस का अपना अपना एक काम है। अगर आप इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस का क्या काम है, यह कैसे बनता है। असर्टिव सेंटेंस को हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का 4 तरीका है, जिसको कि मैं विस्तृत रूप से आपको दे चुका हूं। इंपरेटिव सेंटेंस को भी आपने पैसिव वॉइस में सीखा है, फिर भी मैं आपके साथ रिविजनल वर्क करते हुए आज तमाम जानकारी को इस एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से रखने जा रहा हूं। यह इंपरेटिव सेंटेंस बनता कैसे है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। इसकी स्ट्रक्चर होती है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। गौर करेंगे, इस वाक्य में इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। सब्जेक्ट होता है और वह होता है सेकंड पर्सन यू, और वह सामने नहीं आता, वह छिपा हुआ रहता है। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस को जब भी हम बोलेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यक्ति सामने में मौजूद होगा, और आप जानते हैं जिस व्यक्ति के सामने बोला जाएगा वह लिसनर होगा, और लिसनर को हम सेकंड पर्सन कहते हैं, स्पीकर को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सेकंड पर्सन छुपा हुआ रहता है, और जो सामने विजुअलाइज होता है वह होता है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा हम दिखलाने का काम करते हैं। सबसे पहला चीज ऑर्डर का भाव। ऑर्डर यानी आज्ञा, आज्ञा देना, या फिर इसी के द्वारा हम दिखलाते हैं कमांड का भाव। कमांड का भी अर्थ होता है आज्ञा देना। ऑर्डर और कमांड में थोड़ी सी अंतर है, जिसे मैं आगे स्पष्ट करूंगा।
इसके द्वारा आप चाहें तो किसी को एडवाइस देने का काम कर सकते हैं, इसी के द्वारा आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, इसी सेंटेंस के द्वारा आप किसी को मना भी कर सकते हैं। फॉरबिड का अर्थ होता है मना करना, और फॉरबिड का सेकंड फॉर्म होता है फॉरबेड, और थर्ड फॉर्म हो जाता है फॉरबीडन। यानी वह सेंटेंस जिसके बल पर हम किसी को ऑर्डर कर सके, कमांड कर सके, एडवाइस कर सके, रिक्वेस्ट करें या किसी को मना करें, तो वह सेंटेंस इंपरेटिव होता है। आप यह जान चुके हैं कि यदि प्रश्न का उत्तर देना हो तो सेंटेंस असर्टिव होता, अगर प्रश्न को पूछना हो तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। यदि किसी को ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड आदि करना हो तो सेंटेंस इंपरेटिव होता, और यदि मानवीय इच्छाओं को, जिसे हम विश, ब्लेस और कर्स के नाम से जानते हैं, व्यक्त करना हो तो सेंटेंस ऑप्टेटिव होता है, और यदि सडन फीलिंग्स को दिखलाना हो तो वह सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। हम लोग आज इस क्लास में इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं इसको भी सीखेंगे, उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म करते हैं उसे भी जानेंगे। एक स्ट्रक्चर आपने देखा कि मेन वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से जाने जाते हैं, और एक दूसरा तरीका है इंपरेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने का, वह है बाय द हेल्प ऑफ लेट। लेट के द्वारा भी जब सेंटेंस का डायरेक्ट फॉर्म तैयार किया जाता है तो उसका इनडायरेक्ट हम कैसे करेंगे, इन तमाम बातों की जानकारी आज की इस एजुकेशनल वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहले सीखते हैं कि हम इंपरेटिव सेंटेंस कैसे तैयार करें। थोड़ा सा गौर करेंगे, ये भाव जो इंपरेटिव सेंटेंस देता है इसे मैं एक ब्लॉक में डाल दे रहा हूं ताकि आप महसूस कर सकें कि वह सेंटेंस जिसके द्वारा ऑर्डर, जिसके द्वारा कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट और फॉरबिड का काम यानी मना करने का काम किया जाता है, वह सेंटेंस की जिम्मेवारी है इंपरेटिव की। जैसे आप कहते हैं दरवाजा बंद कर दो, या आप कहते हैं रोज 2 पेज अंग्रेजी लिखो, या आप कहते हैं गरीबों को मत सताओ, या आप कहते हैं, एक एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा, आपके शिक्षक कहते हैं उत्तर जल्दी लिखो। इन चारों सेंटेंस को आप देख रहे हैं। दरवाजा बंद कर दो अगर किसी बड़े व्यक्ति ने आपसे कहा तो निश्चित रूप से यह ऑर्डर है। रोज 2 पेज अंग्रेजी लिखो अगर शिक्षक ने यह लाइन कही तो निसंदेह वह अपने छात्रों को सलाह दे रहे हैं। गरीबों को मत सताओ, गरीबों को तंग नहीं करने की बात कही जा रही है, सताने की बात नहीं करने की बात कही जा रही है, तो निश्चित रूप से मना किया जा रहा है। उत्तर जल्दी लिखो निश्चित रूप से आदेश है या फिर एडवाइस है। अगर इस वाक्य में दरवाजा बंद कर दो के जगह हम दरवाजा बंद कर दीजिए कर देते हैं, रोज 2 पेज अंग्रेजी लिखो के जगह लिखिए कर देते हैं, या गरीबों को मत सताओ के जगह सताइए कर देते हैं, या उत्तर जल्दी लिखो के जगह लिखिए कर देते हैं, तो क्या कोई अर्थ में अंतर आ जाता है? उत्तर मिलता है, अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। यह हिंदी है, हमारी मातृभाषा, सर्वश्रेष्ठ भाषा जिसे हम लोग बहुत पसंद करते हैं। आई लव हिंदी टू मच।
कि हिंदी भाषा में इस बात का ज्ञान होता है कि यदि छोटा है तो हम उसे बोलते हैं दरवाजा बंद कर दो, और यदि कोई बड़े व्यक्ति हैं हमारे पास तो उनको सम्मान के साथ कहते हैं दरवाजा बंद कर दीजिए। सम्मान देने की भाव हिंदी भाषा में जबरदस्त तरीके से है, जो कि अंग्रेजी भाषा में हम लोग नहीं पाते। यदि आप कहते हैं कृपया कृपया गेट खोल दो, कृपया गेट खोल दो, तो कृपया शब्द से क्या मिल रहा? रिक्वेस्ट का भाव मिल रहा। और जिसको गेट खोलने के लिए बोला जा रहा है वह निश्चित रूप से उम्र में बड़ा है और सम्मान का अधिकारी है, उसे सम्मान मिलना चाहिए। तो कृपया गेट खोल दो या कृपया गेट खोल दीजिए, दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हिंदी भाषा में उम्र के लिहाज से हम किसी को आदेश करते हैं या सम्मान के साथ रिक्वेस्ट करते हैं। ये सारे सेंटेंस आपको इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर इसको आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इन सारे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल दें। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेंगे तो यह हो जाएगा, और उसके पहले तुम जोड़ दें, तुम दरवाजा बंद कर देते हो। रोज 2 पेज अंग्रेजी लिखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदले और उसके पहले तुम जोड़ दें, तो सेंटेंस हो जाएगी तुम रोज 2 पेज अंग्रेजी लिखते हो। गरीबों को मत सताओ या सताइए। जब इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में तुम के साथ जोड़ेंगे तो तुम गरीबों को नहीं सताते हो। उत्तर जल्दी लिखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलें और तुम को जोड़ें, उत्तर हो जाएगा तुम जल्दी उत्तर लिखते हो। कृपया गेट खोल दो या खोल दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलना है तुम को जोड़कर, तुम कृपया गेट खोलते हो। अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने सेंटेंस बनाया तुमको जोड़कर, इसको ट्रांसलेट करना तो बिल्कुल आसान है, इसलिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसे आप बेहतर ढंग से समझते भी हैं। अब इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दीजिए, तुम दरवाजा बंद कर देते हो, तो इसको आपको लिखना चाहिए यू क्लोज द डोर। तुम रोज 2 पेज अंग्रेजी लिखते हो, यू राइट 2 पेजेज इंग्लिश डेली। तुम गरीबों को नहीं सताते हो, यू डू नॉट ऑपरेस द पुअर। तुम जल्दी उत्तर लिखते हो, यू राइट द आंसर सून। तुम कृपया गेट खोलते हो, यू प्लीज ओपन द गेट। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल दिया। अब इसको इंपरेटिव करना है तो इट्स वेरी इजी, आप सिर्फ यू को काट कर हटा दें, जितना भी यू जोड़े हैं उसको काट कर हटा दें, क्योंकि मैंने आपको बताया है यू छुपा हुआ रहता है, और जब यू को काट कर हटा देंगे तो जो सेंटेंस बचा वह आपका इंपरेटिव है। बोलकर देख लें, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। रोज 2 पेज अंग्रेजी लिखो, राइट 2 पेजेस इंग्लिश डेली। तुम गरीबों को नहीं सताओ, डू नॉट ऑप्रेस द पुअर। तुम जल्दी उत्तर लिखो, राइट द आंसर सून।
तुम कृपया गेट खोल दो, प्लीज ओपन द गेट, योर इंपरेटिव सेंटेंस इज रेडी। अगर इसको साधारण भाषा में मैं आपको कहना चाहूं, मैंने एक मेथड के तहत स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने सिखाने का प्रयास किया। अगर साधारण भाषा में कहूं तो जितने भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू के साथ आप बनाते हैं, अगर यू को आप हटा दें तो वह इंपरेटिव हो जाएगा, और अगर यू को साथ में ला देंगे तो वह सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा। अगर यह शॉर्ट बात भी अगर आपके मस्तिष्क में आ जाती है तो आपका सीखना आसान हो जाता है। ध्यान रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ऐसा करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिखें जिसमें यू का प्रयोग करें, एक आदत को डेवलप करने के लिए, और बाद में यू को काट दें। जैसे ही यू को काटेंगे, हटाएंगे, वह सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए हुए इस मेथड जो आपके सामने मैं रखा हूं, साथ ही साथ यह सलाह भी, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस जो यू से शुरू होता है, अगर यू को हटा दिया जाए तो बाकी बचा हुआ सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होगा, और उसकी बनावट बिल्कुल मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट की होगी। उसके बाद बाकी सारे शब्द आएंगे। ये तो थी इंपरेटिव सेंटेंस बनाने की विधि। हम इंपरेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करेंगे आप समझ चुके हैं। अब सीखना है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में हो तो हम इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ध्यान रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में जो आपको अर्थ मिलेगा वह या तो ऑर्डर का होगा, या कमांड का होगा, या एडवाइस का होगा, या रिक्वेस्ट का होगा, या फॉरबिड का होगा। मना करने का, प्रार्थना करने का, सलाह देने का, आज्ञा देने का काम अगर कोई सेंटेंस करता है तो सेंटेंस का नाम इंपरेटिव है। यदि डायरेक्ट सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस है, मेरा मतलब है कि डायरेक्ट सेंटेंस में मेन वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य हैं जिसको कि आप इंपरेटिव के नाम से जानते हैं, तो उसका इनडायरेक्ट फॉर्म हम कैसे चेंज करेंगे। एक इंपरेटिव सेंटेंस बनता है मेन वर्ब से और दूसरा सेंटेंस बनता है लेट से। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस एजुकेशनल लेक्चर के माध्यम से दोनों सेंटेंस पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। गौर करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में अर्थ के अनुसार यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो अर्थ के अनुसार हम उसे ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट और फॉरबिड का प्रयोग करेंगे। कनेक्टिव के रूप में आपको याद होगा कि असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में आप दैट इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में आप इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, WH वाले वर्ड्स को छोड़कर। WH के साथ कोई भी कनेक्टिव प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आप खुश हैं तो एज टू का प्रयोग कर सकते हैं, और इन सारी चीजों को आपने सीखा है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव को हटाना है तो हमें प्रयोग करना होगा टू। अर्थ के मुताबिक, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक हम ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट और फॉरबिड का प्रयोग करेंगे। कनेक्टिव के जगह पर हम टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में कोई टेंस नहीं होता, इसलिए टेंस को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। टेंस तो तब बनेगा जब हमारे पास सब्जेक्ट होगा। यह तो मेन वर्ब से शुरू ही होता है, तो टेंस यहां नहीं आएगा, तो टेंस बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हां, टाइम आ सकता है, एडवर्ब ऑफ टाइम आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, तो उसको उसी नियम के अनुसार चेंज करेंगे जो आपने पूर्व में सीखा है। सबसे आसान सा चैप्टर है, एग्जाम्पल से आपको समझना ज्यादा आसान होगा। कनेक्टिव में हम दैट या इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, कनेक्टिव में हम करेंगे टू का प्रयोग। रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार हम कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फॉरबिड का प्रयोग करेंगे,
और यदि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई प्रोनाउन आया, एडवर्ब ऑफ टाइम आया, तो जो नियम को हम लोगों ने सीखा है उसके अनुसार बदल देंगे। नाउ लेट अस डू द एग्जाम्पल्स वर्क। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे उसे चेंज करें। गौर कीजिएगा। जैसे he said to his servant, bring a glass of water for me। अब जरा देखें, रिपोर्टेड स्पीच में ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ही ने सर्वेंट से कहा, अपने नौकर से कहा, तो सर्वेंट को क्या कर रहा है? ही आपको दिखाई पड़ेगा आमतौर पर सर्वेंट को आदेश दिया जाता है। आदेश और कमांड में एक छोटा सा अंतर है। कमांड हम तब करते हैं जब कोई यूनिफॉर्म पहना हुआ सीनियर अधिकारी अपने जूनियर को, अपने कनिष्ठ को कोई आदेश करता है। जैसे अगर जिले का एसपी महोदय इंस्पेक्टर को कुछ कह रहे होते हैं तो वह ऑर्डर नहीं, कमांड है। लेकिन किसी कॉलेज के प्राचार्य अगर प्यून को कह रहे होते हैं तो वह ऑर्डर है। ध्यान रखना होगा कि यूनिफॉर्म पहनने वाला सीनियर कोई अधिकारी अपने कनिष्ठ को, अपने जूनियर को कुछ कहता है तो वह कमांड की श्रेणी में आता है, और यदि आप अपने नौकर से कुछ कहते हैं तो निश्चित रूप से वह ऑर्डर की श्रेणी में आता है। तो पानी लाने की बात कही जा रही है, जाहिर सी बात है रिपोर्टिंग वर्ब में ही जो है अपने नौकर को ऑर्डर कर रहा है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी से समझ में आ रहा कि यह आदेश है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमें लिखना चाहिए अर्थ के मुताबिक, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब कनेक्टिव को हटाने की जगह पर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा टू। बहुत इंपॉर्टेंट 5 सेंटेंस है और पांचों के रूल्स को मस्तिष्क में रखना अनिवार्य है, नहीं तो गलतियां होंगी। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू, अब आगे टेंस तो आएगा नहीं, हम ज्यों का त्यों चलें। और ध्यान रखें कि एडवर्ब ऑफ टाइम और प्रोनाउन यदि आया तो उसको पहले के नियम के अनुसार चेंज कर देंगे। टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर, अब ये मी फर्स्ट पर्सन, मी यानी फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। आप लिख लें, आपको एक आदत सी हो चुकी होगी। आई माई मी बदलेगा ही से, तो ही को भी लिख लें, ही हिज हिम, ये चार्ट आपको याद होगा। मी को बदलना है तो मी के सामने कौन सा शब्द आया? तो मी के सामने आया हिम। द आंसर इज रेडी। दूसरे एग्जाम्पल को देखें। The captain said to the soldier, march forward with double speed। कैप्टन ने सैनिकों से कहा दुगनी गति से आगे बढ़ो। अब सैनिक और कैप्टन का संबंध है, सीनियर और जूनियर का संबंध है, तो यहां क्या ऑर्डर आएगा? नहीं, अर्थ के मुताबिक कमांड आ जाएगा। और क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो कमांड नहीं, कमांडेड। अगर ये प्रेजेंट में होता द कैप्टन सेज तो हो जाता द कैप्टन कमांड्स। ये छोटी छोटी चीजें हैं
जो आप मस्तिष्क में स्वयं भी निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि ये पास्ट में है तो हमें लिखना चाहिए द कैप्टन कमांडेड, पास्ट फॉर्म कमांडेड द सोल्जर, कनेक्टिव को हटाने के लिए टू। अब अगर रास्ते में प्रोनाउन और एडवर्ब ऑफ टाइम मिला तो हम चेंज करेंगे, अगर नहीं मिला तो ज्यों का त्यों आ जाएगा। टू मार्च फॉरवर्ड with double speed, full stop, your indirect sentence is ready। तीसरा सेंटेंस एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास करें। जैसे द डॉक्टर सेड हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क डेली। डॉक्टर ने कहा, जाहिर सी बात है, क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन एक गिलास दूध लीजिए या पीजिए। डॉक्टर क्या कर रहा? आप महसूस कर रहे होंगे कि डॉक्टर ऑर्डर नहीं करता है, डॉक्टर एडवाइस करता है। इसलिए उसके जो मेडिसिन लिखने की पर्चा होती है उसको प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, वो मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करता है। और वैसे भी डॉक्टर एडवाइस करने का काम करते हैं, ना कि ऑर्डर देने का। तो क्योंकि एडवाइस का सेंस मिल रहा है तो सेड को हटाकर, सेड हमारा पास्ट फॉर्म में है, हमें लिखना चाहिए द डॉक्टर एडवाइज्ड टू। अब यहां पर हैव को देखकर आप कंफ्यूज ना हो, यह हैव यहां पर सहायक क्रिया नहीं है, यह हैव यहां पर मेन वर्ब की तरह आया है। हैज और हैव मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है, हैव का प्रयोग मेन वर्ब की तरह किया गया है। यह सहायक क्रिया कब बनता है? जब हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए। अगर हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया है तो वह स्वयं मेन वर्ब हो जाता है। इसकी विशेष चर्चा आपने वर्ब नामक चैप्टर में सीखा है, देखा है, महसूस किया है। तो यहां पर हैव आपका मेन वर्ब है, तो हैव मेन वर्ब है, इसको ज्यों का त्यों लिखें। अगर रास्ते में प्रोनाउन एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा चेंज करेंगे, नहीं आएगा ज्यों का त्यों लिखेंगे। द डॉक्टर एडवाइज टू हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क डेली। इट्स क्वाइट इजी। अगले एक एग्जाम्पल को देखें। He said to his friend, please give me 500 rupees। गौर कीजिएगा, अंग्रेजी भाषा थोड़ा सा रूखा भाषा है। हिंदी भाषा में मुलायमियत है, हिंदी भाषा में सम्मान है, हिंदी भाषा में प्रतिष्ठा है। बातचीत करने से ही पता चल जाता है कि छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति के साथ कैसे बातचीत कर रहा। यह फैसिलिटी और अंग्रेजी भाषा में नहीं है, थोड़ी सी रूखी भाषा है। तो इसको मुलायम करने के लिए, इसको मैनर्ड करने के लिए अंग्रेजी के विद्वानों ने कुछ शब्द निकाला, जैसे प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, थैंक यू, सॉरी। ये सारे वर्ड्स अंग्रेजी भाषा को थोड़ा सा वाइली बनाते हैं। अब इस वाक्य में प्लीज जो आप देख रहे हैं, अगर प्लीज को हटा दें तो निश्चित रूप से ऑर्डर का भाव आ जाएगा, लेकिन जब प्लीज को लगा देते हैं तो भाव मिलता है रिक्वेस्ट का। जहां भी प्लीज और काइंडली आप सेंटेंस में देखें, इंपरेटिव सेंटेंस में, वह रिक्वेस्ट का भाव देता है। और जब इसका इनडायरेक्ट फॉर्म में आप चेंज करेंगे तो जैसे ही रिक्वेस्ट शब्द का प्रयोग करें, प्लीज और काइंडली को
इनडायरेक्ट सेंटेंस से हटा दें। सेंटेंस क्या हो जाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अगर प्रेजेंट में होता तो ही रिक्वेस्ट्स हो जाता। सेज को हटाकर पास्ट है तो हमें लिखना चाहिए ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। कनेक्टिव के लिए टू। प्लीज हट जाएगा, अब यहां पर डालेंगे गिव। अब मी आ गया, मी को चेंज कीजिए, फर्स्ट पर्सन है मी, ये बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। आप लिख कर देख लें, आई माई मी, ये चार्ट आपको याद हो चुका होगा। ही हिज हिम। अब यहां पर मी के सामने क्या पड़ा? तो मी के सामने पड़ा हिम। हमें लिखना चाहिए ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू गिव हिम 500 रुपीज। इट्स क्वाइट क्लियर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में इंपरेटिव सेंटेंस को हम कैसे इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलेंगे आप आसानी से समझ रहे हो। एक सेंटेंस और देखें। द मदर सेड टू हर सन, do not play outside the room। मां ने अपने बेटे से कहा कि रूम के बाहर मत खेलो। मां क्या कर रही है? यहां पर मत खेलो, मत आ गया, डू नॉट, मना किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि मना करने का एक शब्द है हम लोग के पास जिसे आप कहते हैं फॉरबिड। फॉरबिड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फॉरबिड आपका सेकंड फॉर्म है और फॉरबिडन आपका थर्ड फॉर्म है। जब इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। और जो छात्र कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा वाक्य है। अक्सर यहां से कॉमन एरर्स डेवलप कर देते हैं परीक्षाओं में, और इसे मस्तिष्क में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है। जाहिर सी बात है वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। हमें लिखना पड़ेगा द मदर फॉरबेड हर सन। अब यहां पर आगे कनेक्टिव को हटाकर टू आएगा। जब आप फॉरबिड का प्रयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में डू नॉट पूरा हटा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आप इनडायरेक्ट फॉर्म में जहां पर किसी को मना करने की बात कही जा रही है या डायरेक्ट सेंटेंस में डू नॉट से सेंटेंस शुरू हुई है, आप फॉरबिड का प्रयोग करें, लेकिन डू नॉट का प्रयोग इनडायरेक्ट सेंटेंस में आप कतई नहीं करेंगे, उसे हटा देंगे पूरा का पूरा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगी? द मदर फॉरबिड हर सन टू प्ले आउटसाइड द रूम। यहां पर मां मना कर रही है बच्चे को कि रूम के बाहर ना खेले, लेकिन मां जो है ऑर्डर भी दे सकती है बच्चे को। अगर ऑर्डर का शब्द का प्रयोग करते हैं, फॉरबिड का नहीं, ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, तो थोड़ा सा बदलाव आएगा जिसको समझना अत्यंत आवश्यक है। क्या बदलाव आएगा? आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, द मदर ऑर्डर्ड, क्योंकि पास्ट है इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड हर सन। अब यहां पर गौर कीजिएगा, क्योंकि ऑर्डर्ड है आज्ञा देना, फॉरबिड का अर्थ ही होता है मना करना। तो एक बार सेंटेंस में निगेटिव वर्ड आ गया तो दोबारा हम निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ऑर्डर आपका निगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए हमें नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा और यह लिखना होगा नॉट टू प्ले आउटसाइड द रूम। यह दोनों सेंटेंस अपने आप में सही है। जरूरत है आपको अपनी समझ को इस तरह से डेवलप करना कि आपसे मिस्टेक्स ना हो।
अगर आप फॉरबिड शब्द का प्रयोग करते हैं, फॉरबिड का प्रयोग करते हैं तो डू नॉट कंप्लीट हटा दें, और यदि आप ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं तो नॉट आएगा, और वह कब आएगा? टू के पहले आएगा, टू के बाद नहीं। दिस वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। यदि इन 4-5 चीजों को आप मस्तिष्क में रखते हैं तो निश्चित रूप से वो सारे सेंटेंस जो मेन वर्ब से शुरू होता है उसका इनडायरेक्ट फॉर्म करना आपके लिए आसान होगा। उम्मीद है यहां तक की चीज आपको क्लियर मिल रही हो। अब एक छोटी सी चैप्टर और जो कि इंपरेटिव सेंटेंस से ही जुड़ी हुई है, गौर करेंगे। एक इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होता है मेन वर्ब से, डायरेक्ट मेन वर्ब से, और दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होता है, एक शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं लेट। लेट का जो अर्थ होता है यह देने का सेंस देता है, मुझे जाने दो, परमिशन का भाव देता है ये। इसको आप इस तरह से मस्तिष्क में रखें। जब अनुमति मांगने की बात होती है तो हम लेट शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान ये रखना है, इस लेट के द्वारा हम 3 चीजों को दिखा सकते हैं। अनुमति को देने का काम करता है। दूसरी बात, इस लेट की विशेषता यह है, यह शुड का इक्विवेलेंट है। शुड जो मॉडल आपने सीखा है उसका इक्विवेलेंट है। शुड और लेट में विशेष अंतर नहीं, ये आपको आगे भी और स्पष्ट होगा। लेट का अर्थ देना भी हो जाता है, और जब लेट से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इसके द्वारा हम दिखा सकते हैं प्रोपोजल को, प्रोपोजल यानी प्रस्ताव को। इसके द्वारा हम दिखा सकते हैं सपोजिशन को। सपोज से बना है सपोजिशन, सपोज मीन्स मान लेना, और इसके द्वारा हम दिखला सकते हैं रिक्वेस्ट को। ध्यान रहे, लेट अपने आप में वर्ब है, इसका अर्थ परमिशन लेने के लिए किया जाता है, यह अर्थ देने का भी देता है, और सबसे बड़ी बात कि यह शुड का इक्विवेलेंट है। जब शुड नामक मॉडल्स आप सीख रहे थे तो आपको याद होगा कि मॉडल्स को सीखने के लिए उसके एरिया पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। और शुड का जो एरिया था वह था ड्यूटी को दिखलाने के लिए, कंडीशन को दिखलाने के लिए, और रिक्वेस्ट को दिखलाने के लिए। कुछ वैसी ही बात नरेशन की दुनिया में लेट के द्वारा यहां पर आ रही। लेट के द्वारा हम क्या दिखला सकते हैं? तो लेट के द्वारा हम प्रोपोज कर सकते हैं, प्रस्तावना दे सकते हैं, प्रस्ताव दे सकते हैं। सपोज के द्वारा मान लेने की बात कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट के द्वारा हम प्रार्थना कर सकते हैं। कैसे? जैसे यदि आप कहते हैं उसे खेलने दो, या मुझे जाने दो, या कृपया मुझे यह गेंद लेने दो। इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग आप छूट करके करते हैं। अगर दो की जगह हम दीजिए कर देते हैं, यहां भी दीजिए कर देते हैं, या लेने दो की जगह दीजिए कर देते हैं, तो क्या कोई अर्थ में अंतर आ जाता है? नहीं, सिर्फ सम्मान का भाव दिखता है। और लेट एक ऐसा शब्द है जो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरे आगे ऑब्जेक्ट आएगा, मेरे आगे ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। यह लेट की विशेषता है। लेट के बाद कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म या नॉमिनेटिव केस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रयोग होता है। जब आप पैसिव को सीख रहे थे तो वहां पर एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, लेटो भी 3,
ऑर्डर वाले सेंटेंस को पैसिव करने के लिए। लेटो बी 3 वो पैसिव फॉर्म था। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। लेट के डर के मारे सब्जेक्ट नहीं आता, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगी, उसे खेलने दो, इसका सेंटेंस हो जाएगा लेट, अब यहां पर ही नहीं, लेट हिम प्ले। मैंने बताया भी था आपको कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद V1 कर देते हैं, और V1 के बाद आपको जो सेंटेंस में बचा हुआ है उसको डाल सकते हैं। मुझे जाने दो, लेट मी गो। कृपया मुझे यह गेंद लेने दो, या कृपया मुझे यह गेंद लेने दीजिए। तो क्या हो जाएगा, लेट मी टेक दिस बॉल प्लीज। समझने का प्रयास कीजिएगा। एक सेंटेंस का पैटर्न तो यह बना। इसको चाहें आप तो एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। यहां पर लेट के बाद हिम आया है, तो लेट के डर के कारण हिम है, वरना यहां पर ही है। और आप जानते हैं कि लेट जो है वह शुड का इक्विवेलेंट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही शुड प्ले। यहां लेट मी गो है, तो मी को सब्जेक्ट बना दीजिए आई, क्योंकि लेट के डर के मारे ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, वरना है तो ये सब्जेक्ट। तो आई, लेट का इक्विवेलेंट शुड, तो हमें कहना चाहिए आई शुड गो। यहां पर जो मी है इसको आप बना दीजिए आई, लेट आपका इक्विवेलेंट है शुड का, आई शुड टेक दिस बॉल प्लीज। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने दो दो सेंटेंस एक ही तरह का लिख करके दिया, तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो सेंटेंस लेट से शुरू हुआ है वह डायरेक्ट है, और जो सेंटेंस ही शुड प्ले हुआ है यह इनडायरेक्ट है। अगर आप कहते हैं लेट मी गो तो यह डायरेक्ट है, और आई शुड को कहते हैं तो यह इनडायरेक्ट है। लेट मी टेक दिस बॉल प्लीज, यह सेंटेंस डायरेक्ट है। आई शुड टेक दिस बॉल प्लीज, यह सेंटेंस इनडायरेक्ट है। दिस इज द आर्ट एंड मैजिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब यदि सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में लेट से शुरू हुआ है तो उसको हम कैसे चेंज करें? आपको मैं यह एहसास करा चुका हूं कि लेट के बल पर हम किसी को प्रोपोज कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और तीनों सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे यह सीख लेना ज्यादा आवश्यक हो। जैसे एग्जाम्पल्स के सहारे इसको सीखने का प्रयास करते हैं, गौर कीजिएगा। जैसे द टीचर said to the principal, let the boys play in the ground. शिक्षक ने प्राचार्य से कहा कि बच्चों को, लड़कों को ग्राउंड में खेलने दीजिए। शिक्षक प्राचार्य के साथ क्या कर रहा है? क्या प्रस्ताव कर रहा है, या सपोज कर रहा है, या रिक्वेस्ट कर रहा है? तो निसंदेह शिक्षक अपने प्राचार्य से प्रस्ताव रख रहा है कि बच्चों को गार्डन में, ग्राउंड में खेलने दीजिए। तो कैसे इसको लिखें? क्योंकि ये पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस मस्तिष्क में अवश्य रहना चाहिए। क्योंकि ये पास्ट में है तो हमें लिखना चाहिए द टीचर प्रोपोज्ड। द टीचर प्रोपोज्ड द प्रिंसिपल। अब यहां पर गौर करें, एक इंपरेटिव सेंटेंस था जो मेन वर्ब से शुरू हुआ था, तो वहां पर कनेक्टिव के रूप में हम टू का प्रयोग किए थे। लेकिन जो सेंटेंस लेट से शुरू होता है और उसमें प्रोपोजल होता है या सपोजिशन होता है,
तो हम उसके साथ टू नहीं दैट का प्रयोग करते हैं। तो हमें यहां पर क्या करना चाहिए प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट। अब हम लेट को ना देखें, आप जानते हैं कि लेट शुड के बराबर है। अब हमें देखना चाहिए द बॉयज को। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, दैट द बॉयज शुड। ये शुड कहां से आया, मैंने लेट को शुड में बदला है। द बॉयज शुड प्ले इन द ग्राउंड एंड योर इनडायरेक्ट फॉर्म इज रेडी। ओनली थोड़ी सी ध्यान शब्दों पर देना है और थोड़ा सा मस्तिष्क को खोलकर समझ लेना है। दूसरा एक सेंटेंस दिखाता हूं, गौर कीजिएगा। द टीचर सेट, द टीचर सेट let it be a triangle, let it be a triangle। शिक्षक क्या कर रहे हैं, शिक्षक यहां पर मान रहे हैं, सपोजिशन है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, ट्रायंगल हो जाने दो का भाव दे रहे हैं शिक्षक, तो सपोज कर रहे हैं, तो हमें कर देना चाहिए द टीचर। सपोज का पास्ट फॉर्म हो जाएगा सपोज्ड, कनेक्टिव को हटाकर हम दैट का प्रयोग करेंगे और लेट को पहले ध्यान नहीं देंगे, इट को देखेंगे। इट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हम इट को ज्यों का त्यों लाएं, इट, लेट को बदल दें शुड में, इट शुड बी ए ट्रायंगल एंड द इनडायरेक्ट स्पीच इज रेडी। लेकिन अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट है तो थोड़ा सा अलग से मस्तिष्क में रखना होगा, थोड़ा सा चेंजेज है उस वाक्य के साथ जिसमें रिक्वेस्ट होता है। जैसे द बॉय सेड लेट मी गो आउट सर। और कीजिएगा, लड़के ने कहा मुझे बाहर जाने दीजिए महाशय, मुझे बाहर जाने दीजिए सर, कुछ इस तरह का भाव है। तो लड़का जो है अपने शिक्षक से क्या कर रहा, निश्चित रूप से सर या मैडम ये दोनों सम्मान सूचक शब्द हैं, रेस्पेक्ट को दिखलाने वाले शब्द हैं, और इन शब्द से साफ साफ पता चल रहा है कि वह छात्र शिक्षक से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हम सेड को हटाकर यहां पर कर देंगे द बॉय रिक्वेस्टेड। अब गौर कीजिएगा, इस वाक्य की शुरुआत लेट से हुई है और उसमें रिक्वेस्ट का भाव है, तो कनेक्टिव को हटाकर हम दैट नहीं टू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर सेंटेंस में प्रोपोजल है, सपोजिशन है, तो हम कनेक्टिव को हटाकर दैट करेंगे। लेकिन यदि सेंटेंस में रिक्वेस्ट है तो ऐसी स्थिति में हम कनेक्टिव को हटाकर दैट नहीं, टू को ज्यों का त्यों रहने देंगे और सेंटेंस को वैसी एज इट इज रख देंगे। टू लेट, लेट को ज्यों का त्यों छोड़िए। मी है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, बॉय के अनुसार बदलेगा, बॉय का प्रोनाउन हो जाएगा ही, तो हमें लिखना पड़ेगा, एक बार नोट कर लें, आई माई मी, ही हिज हिम। अब देखें कि मी को बदलना है तो मी के सामने कौन सा वर्ड आया, मी के सामने वर्ड आया हिम, तो लेट हिम गो आउट और फुल स्टॉप, सर हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि सर शब्द के बदले में जो सम्मान दिखाया जा रहा था उसके लिए हमने रिक्वेस्ट प्रयोग किया। उम्मीद है कि आज की पीरियड में जो आपने इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है इसको भी दोबारा गौर से देखा, सुना और समझा होगा। साथ ही साथ वह सेंटेंस जो मेन वर्ब से शुरू होती है, जिसे आप इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, सारे नियमों को सीख चुके होंगे। और दूसरा सेंटेंस
जो इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से ही जाना जाता है, लेट से शुरू होता है, जिसके द्वारा हम प्रोपोजल, सपोजिशन और रिक्वेस्ट को दिखाते हैं। इनको हम चेंज कैसे करें, कहां पर मस्तिष्क को ध्यान में रखें, कौन सी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपके मस्तिष्क में आ चुकी होगी। उम्मीद है कि अगले पीरियड में जब मैं नरेशन का प्रैक्टिस पेपर लेकर के आऊंगा तो आप मेरे साथ होंगे, मेरे साथ इनडायरेक्ट फॉर्म को बना रहे होंगे। उसमें असर्टिव का सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस मैं सब मिक्स कर दूंगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस मिक्स रहेगा और हम लोग मिलकर उसका प्रैक्टिस करेंगे। आपके घर में उपलब्ध कोई भी ग्रामर की किताब जिसमें नरेशन दे रखा हो, आपको भी घर पर प्रैक्टिस के रूप में करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि आप चाहते हैं कि हमारी पकड़, हमारी मजबूती बेहतर हो जाए, तो प्रैक्टिस तो करना होगा। दिस वन इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, हाउ यू विल चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। With these words, I am going to conclude today's session saying all of you, thank you very much.